आपके अपने YouTube चैनल जेके सर क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के एक नए चैप्टर जिसका नाम है सिंपल सर्किट। क्या नाम है बच्चों? सिंपल सर्किट, सरल परिपथ। तो ये चैप्टर नंबर 6 है आपका और इसी के बारे में हमको पढ़ना है, सिंपल सर्किट के बारे में। तो चलिए चैप्टर का नाम डाल लीजिएगा, सिंपल सर्किट। सिंपल सर्किट, इसको हम बोलेंगे सरल परिपथ। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे सरल परिपथ। ठीक, पहली बात तो आप ये जानो, पहले इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। तो देखो इसमें जो इसका पढ़ने का जो तरीका है, मतलब इसमें कौन कौन सी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको मैं एक बार आपको नोट करवा देता हूँ। देखो पहली बात हम पढ़ेंगे, पहले नंबर पे सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल क्या होता है, सेल किसे कहते हैं, सेल के कितने प्रकार होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले किस चैप्टर में, मतलब किस टॉपिक में पढ़ेंगे? सेल में पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे कंबाइनेशन ऑफ सेल। कंबाइनेशन ऑफ सेल, इसको बोलेंगे सेलों का संयोजन। क्या बोलेंगे बच्चों? सेलों का संयोजन, यानी सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। अगर हम श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो किस प्रकार का फर्क देखने को मिलता है, ये भी आप इसी टॉपिक में समझेंगे, ठीक है ना। दूसरा टॉपिक आपका रहेगा, तीसरा टॉपिक रहेगा जी केसीएल एंड केवीएल। ये जो तीसरा टॉपिक है केसीएल एंड केवीएल का, इसमें आपको बताया जाएगा कि किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल का मतलब किरचॉफ करंट लॉ एंड केवीएल का मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसके बारे में आप सभी को बताया जाएगा। एक केसीएल है और ये क्या है आपका? केवीएल है, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद आपका चौथे नंबर पे आएगा WSB। क्या पढ़ेंगे हम लोग? WSB पढ़ेंगे। इसको हम बोलेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज के नाम से जाना जाता है, व्हीट स्टोन सेतु के नाम से जाना जाता है। तो जो चौथा हम लोग पढ़ने वाले हैं WSB पढ़ेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला आपका टॉपिक पढ़ने को रहेगा वो आपका रहेगा मीटर ब्रिज। क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? मीटर ब्रिज पढ़ना पड़ेगा। मीटर ब्रिज का मतलब हो जाएगा मीटर सेतु। क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चों? मीटर सेतु पढ़ेंगे। मीटर सेतु क्या होता है? उपकरण एक होता है, इसकी सहायता से क्या क्या इसकी रूपरेखा होती है, कैसे बनाया जाता है, संरचना क्या होती है, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज में। और 6वें नंबर पे आपका आ जाता है बच्चों, मीटर ब्रिज के बाद पोटेंशियल मीटर। क्या जाता है? पोटेंशियल मीटर आता है, जिसको हम प्यार से बोलते हैं विभव मापी। क्या पढ़ेंगे इसको? विभव मापी, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा यही इस चैप्टर में इतनी ही चीजें हमको कवर करना है। पहला मैंने बताया आपको सेल के बारे में पढ़ना है, दूसरा कंबाइनेशन ऑफ सेल के बारे में पढ़ना है, तीसरा केसीएल एंड केवीएल पढ़ना है, चौथा WSB माने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ना है, और पांचवा जो है मीटर ब्रिज पढ़ना, मीटर सेतु पढ़ना है, और छठवां आपका है पोटेंशियल मीटर, बोले तो विभव मापी पढ़ना, ठीक ना प्यारे बच्चों। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हमको पढ़ना क्या है, ठीक ना। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, सेल से। किससे स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों? सेल से स्टार्ट करते हैं कि सेल क्या है। तो बच्चों हिंट डाल लीजिएगा सेल, हिंट डाल लीजिएगा सेल, और सेल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सेल क्या होता है, ठीक। तो आपसे कोई पूछे सेल किसे कहते हैं, तो सेल एक प्रकार की युक्ति होती है, सेल एक प्रकार का आइडिया है, सेल एक प्रकार का उपाय है, और सेल एक प्रकार की युक्ति है जो क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। मैंने क्या बताया? कोई पूछे सेल किसे कहते हैं, तो सेल एक प्रकार की युक्ति है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यानी सेल क्या करता है कि केमिकल एनर्जी को, किस एनर्जी को? केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है बच्चों? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे देखे होंगे आप लोग, पहले रेडियो आता था, या आप अपनी घड़ी को ही देख लीजिएगा, तो घड़ी आप चाहे हाथ में पहनते हो चाहे दीवार घड़ी हो, उसमें एक छोटा सा सेल लगाया जाता है, और उस सेल को आप चार्ज भी नहीं करते हो, तो उस सेल में पहले से ही केमिकल भरा रहता है। तो केमिकल भरे होने के कारण उसमें होती है केमिकल एनर्जी। कौन सी होती है बच्चों? केमिकल एनर्जी होती है। और वो केमिकल एनर्जी सेल क्या करता है? उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में
कन्वर्ट कर देता है। तो कोई भी आपसे पूछे सेल किसे कहते हैं, तो सेल एक प्रकार की युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है ना। अब देखिए, आपको ये पता होगा कि धारा प्रवाह करने के लिए हमको विभवांतर की आवश्यकता पड़ती है। ये तो आप जानते हो कि भाई कोई भी धारा अगर बह रही है तो हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर बहती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। तो हमको क्या करना है कि ये जो सेल होता है, सेल परिपथ में विभव को माने वोल्टेज को स्थिर बनाए रखता है। जो सेल होता है, सेल का काम क्या होता है कि सेल जो धारा बह रही है उसको स्थिर बनाए रखने के लिए हम सेल का प्रयोग करते हैं। तो किसी परिपथ के सिरों पर विभवांतर को नियत बनाने के लिए, स्थिर करने के लिए हम क्या करने के लिए जो भी चीज हम यूज करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत सेल कहलाता है। आप ये भी कह सकते हो कि किसी भी विद्युत परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर को स्थिर बनाए रखने के लिए जिस उपकरण का हमको जरूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं विद्युत सेल कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो, सेल का जो चित्र होता है कुछ इस तरह के तरीके से बनता है। जो फिजिक्स में सेल का चित्र बनता है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। इससे जो मैं बना रहा हूं ये आप आराम से देखिएगा। ठीक है ना। ए आपका मान लेते हैं ए है और ये आपका क्या है, बी है। तो ए प्लस होगा और ये क्या होगा, आपका माइनस होगा। मैंने आपको बताया भी था कि जो बड़ा होता है चित्र में, जो मतलब ये लाइंस बड़ी होती है वो पॉजिटिव होता है। बड़ी इसलिए रखी जाती है, वो दिखाता है कि ये प्लस और माइनस, तो बड़ी वाली जो है इसका वोल्टेज इस वाले वोल्टेज से क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना। तो ये उच्च विभव होता है प्लस वाला, और माइनस वाला क्या होता है, निम्न विभव होता है। अब यहाँ पे एक ए है और एक बी है। ठीक है ना। अब बताओ विभव किसका ऊंचा है, तो आप कहोगे प्लस का ऊंचा है और माइनस का कम है। तो यहाँ पे जो बी ए माइनस बी बी होगा, बी ए माइनस बी बी होगा, माने उच्च विभव में से अगर हम निम्न विभव को घटा देंगे तो आ जाएगा बी। क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं, यानी सेल का टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं। सेल का टर्मिनल विभवांतर के नाम से जाना जाता है आपका वी ए माइनस बी बी। ठीक है ना। फिर से इस बात को समझ लो आप लोग कि यहाँ पे क्या होता है कि ए का पोटेंशियल ज्यादा होता है और बी का पोटेंशियल कम होता है, और ए में से जब हम बी को घटा देंगे तो आ जाता है सेल का टर्मिनल विभवांतर आ जाता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं टी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टीपीडी के नाम से इसे जाना जाता है, टीपीडी के नाम से जाना जाता है। टीपीडी का मतलब होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पे आपका होता है एक ई। क्या होता है बच्चों, ई। अब यहाँ पे ई का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मत समझिएगा। यहाँ पे जो ई का मतलब है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है। यहाँ पे ई को हम लोग कहते हैं ई एम एफ। क्या कहते हैं बच्चों, ई एम एफ कहते हैं। यहाँ पे जो ई है इसका मतलब है ई एम एफ। इसका जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इसे हम कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल। अभी इन सब की परिभाषा हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी इसमें क्या बताया गया कि बी ए माइनस बी बराबर वी, यह सेल का टर्मिनल विभवांतर, इसे बोलते हैं टीपीडी। और ई बराबर होता है, यहाँ पे ई माने होता है ईएमएफ, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसे कहा जाता है सेल का विद्युत वाहक बल। और आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कोई भी तार आप यूज करते हो उसका भी क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो धारा के प्रवाह में लगाए गए अवरोध को ही क्या कहा जाता है बच्चों, प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से सेल का एक अपना खुद का प्रतिरोध होता है, इसे दिखाते हैं हम लोग स्मॉल आर से। देखो दो टर्म होता है, कैपिटल आर होता है, एक स्मॉल आर होता है। कैपिटल आर जो होता है वो सेल को छोड़कर बाहर का रेजिस्टेंस होता है, बाहर का प्रतिरोध होता है। और जो स्मॉल आर होता है वो ओनली सेल का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे आर जो रहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल रहेगा बच्चों। ये क्या रहेगा आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। और इसे हम कहेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध बच्चों। कैसे कहेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये आपका है सेल का आंतरिक
प्रतिरोध है। ठीक है ना बच्चों, तो इतनी बात समझ में आई होगी। अब एक बात हम समझ लेते हैं कि धारा का प्रवाह किस तरीके से होता है। धारा का प्रवाह सेल के अंदर और सेल के बाहर किस तरीके से होता है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, करंट का प्रवाह माने धारा का प्रवाह किस तरीके से होता है। धारा का प्रवाह इस इधर हम देखते हैं धारा का प्रवाह किस तरीके से होता है। अब पहली बात तो आप ये जानो कि धारा जो होती है उच्च से निम्न की ओर बहती है। तो यहाँ पे देखो दो बात होती है, एक होती है सेल के बाहर की और एक होती है सेल के अंदर की। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली बात सेल के बाहर और दूसरा आपका रहेगा इसका सेल के अंदर। क्या रहेगा बच्चों, सेल के अंदर। पहला है सेल के बाहर और दूसरा क्या है, सेल के अंदर। देखो सेल के बाहर जो धारा बहेगी कैसे बहेगी, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। जो सेल को धारा बहती है वो बाहर किसे बहती है, प्लस से माइनस की ओर बहती है। यानी आप ये कह सकते हो बाहर बहती है धनात्मक से पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। पॉजिटिव से किधर बहती है, निगेटिव की ओर बहती है। प्यारे बच्चों समझ में आया, जो धारा बहती है वो पॉजिटिव से कहाँ बहेगी, निगेटिव की ओर बहेगी। और जो सेल के अंदर की बात किया जाए तो सोचो ध्यान से, प्लस से निकला है फिर घूम के सर्किट में से यहाँ पे माइनस पे आ गया है, लेकिन सेल के अंदर धारा कैसे बहेगी, माइनस से प्लस की ओर। फिर से सोचो कि प्लस से गई है ऐसे घूम के माइनस पे आई है, तो जो सेल के अंदर धारा बहेगी वो माइनस से कहाँ बहेगी, प्लस की ओर बहेगी। तो सेल के अंदर जो धारा बहेगी सेल के बाहर थी और सेल के क्या है, अंदर है, तो माइनस से किधर बहेगी, प्लस की ओर बहेगी। प्लस की क्या बहेगी, ओर बहेगी। समझ रहे हैं ना, तो इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई हो। मैं फिर से एक बार इसको बता देता हूँ, उसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए क्या है, कोई पूछे सेल क्या है, तो सेल एक प्रकार की युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, या किसी परिपथ में या दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को स्थिर बनाए रखने के लिए हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है उसे हम विद्युत सेल कहते हैं। ये आपका एक सेल का एक सिंबल बनाया गया, सेल आपको इसी तरह देखने के मिलेंगे। ये जो बाहर के लिए वायर है, जो अंदर का है सेल आपका, ये डाट के अंदर जो सेल आपका है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि ये हाई वोल्टेज है और क्या है, लो वोल्टेज है। तो जो यहाँ पे BA माइनस BB होगा, माने इसमें से इसको घटा देंगे तो जो वोल्टेज निकल के आएगा वो कहलाएगा TPD, माने सेल का टर्मिनल विभवांतर बच्चों कहलाएगा। ठीक है ना। इसके बाद E बराबर जो यहाँ अंदर है E बराबर होता है EMF, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। और ए आपका होता है, इसे कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और आर को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, माने जो सेल का खुद का प्रतिरोध होता है, बाहर वाला प्रतिरोध नहीं, जो खुद का प्रतिरोध होता है उसे कहा जाता है सेल का इंटरनल प्रतिरोध। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया ये स्मॉल आर। अब धारा का हम प्रवाह देखेंगे, तो धारा का जो प्रवाह आपका है सेल के बाहर जो होता है, सेल के क्या होता है बच्चों, जो बाहर होता है वो प्लस से कहाँ होता है, माइनस की ओर होता है। और जो सेल के इंटरनल की बात करें, अंदर की बात करें, तो कहाँ होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इतना आपको नोट करना है, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। तो बच्चों आपने देखा सेल क्या है, उसके बारे में आपने पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सेल, माने सेल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक ना बच्चों, तो यहाँ पे हम डालेंगे टाइप्स ऑफ सेल, हेडिंग डाल लीजिएगा, टाइप्स ऑफ सेल, सेलों के प्रकार, सेलों के प्रकार, इसे बोलेंगे सेलों के प्रकार। देखो सेल जो होता है, सेल आपका सिर्फ दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल। ठीक है ना, आपका दो सेल जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है प्राइमरी सेल, एक आपका होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक सेल। तो पहला सेल आपका कौन सा रहता है, सेल दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है प्राथमिक सेल, कौन सा सेल बच्चों, ये आपका होता है एक प्राथमिक सेल होता है, और दूसरा आपका होता है बच्चों द्वितीयक सेल। कौन सा सेल होता है बच्चों, द्वितीयक सेल होता है। तो पहला आपका होता है प्राइमरी सेल, दूसरा आपका होता है द्वितीयक सेल। अब प्राइमरी सेल और द्वितीयक सेल में अंतर क्या होता है, ठीक है ना, तो समझते हैं। पहली बात, प्राइमरी सेल केवल क्या करता है कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है आपका
इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी प्राथमिक सेल क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो केमिकल एनर्जी होती है वो क्या करता है, मतलब प्राथमिक सेल क्या करता है कि जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जो आपका सेकेंडरी सेल होता है वो क्या करता है, जो केमिकल एनर्जी होती है, मैं सी लिख देता हूँ, जो केमिकल एनर्जी होती है इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और साथ में सेकेंडरी सेल क्या करता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या बना लेता है, आपका केमिकल एनर्जी बना लेता है। ठीक ना बच्चों, बताया मैंने कि प्राइमरी सेल क्या करता है, केवल रासायनिक ऊर्जा को केवल एक विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन ये जो सेकेंडरी सेल होता है एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाता है, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी बना देता है। अब ये दोनों समझ में अच्छे से आएगा कि है क्या वास्तव में। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक तीर जो लगी है इसका मतलब होता है अनुत्क्रमणीय। तो यहाँ पे होती है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। कौन सी होती है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है, आपकी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। और जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाता है और इलेक्ट्रिक से फिर केमिकल बना लेता है, ये आपकी होती है उत्क्रमणीय अपक्रिया। कौन सी क्रमणीय, उत्क्रमणीय अपक्रिया। इन दोनों क्रियाओं के बारे में आप लोग केमिस्ट्री में जानते होंगे कि अनुत्क्रमणीय क्रिया वह होती है जो केवल एक दिशा में संपन्न होती है। अनुत्क्रमणीय क्रिया वह क्रिया होती है जो केवल एक दिशा में संपन्न होती है, और उत्क्रमणीय क्रिया वह होती है जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। ठीक ना बच्चों। अब ध्यान से देखो, अगर अनुत्क्रमणीय क्रिया, जैसे हम लोग क्या करते हैं, घड़ी में सेल लगा लेते हैं, तो घड़ी में सेल लगाने के बाद हम घड़ी को हमेशा चार्ज नहीं करते हैं। जब आपकी घड़ी मतलब रुक जाती है तो आप सेल को रिमूव करवा देते हो, सेल को बदल देते हो, क्योंकि जो सेल में जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। समझ रहे हैं ना, जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इसके कारण क्या होता है कि उसको हम चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकेंडरी सेल होता है वो केमिकल से इलेक्ट्रिक बनाता है, फिर इलेक्ट्रिक से क्या बना लेता है, केमिकल बना लेता है। जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी, आप जिस मोबाइल से देख रहे हो मोबाइल प्यारी सी है, तो उसको आप क्या करते हो, उसमें कोई सेल नहीं, उसमें बैटरी लगी है, सेल ही को लगी है, तो सेल क्या करता है, छोटे छोटे सेल पार्ट बनाए जाते हैं। तो उसमें है क्या कि वो जब डिस्चार्ज हो जाता है, जब 0% हो जाता है, 1% हो जाता है, तो उसको आप जब मन गए तब आप चार्ज कर सकते हो। समझ रहे हैं ना। तो जो सेल आप चार्ज कर सकते हो वो आपका सेकेंडरी सेल होता है, और जो सेल आप चार्ज नहीं कर सकते वो आपका क्या होता है, प्राइमरी सेल होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात और समझ जाइए, प्राइमरी सेल को क्या करते हैं कि चार्ज नहीं कर सकते, माने आवेशित नहीं किया जाता है। प्राइमरी सेल को आवेशित नहीं कर सकते हैं, आवेशित नहीं कर सकते हैं। धूप ऊप में रख देते हैं बहुत लोग, उससे चार्ज होने वाला वो नहीं है, तो आवेशित नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी सेल को हम लोग आवेशित नहीं कर सकते हैं, और सेकेंडरी सेल को क्या कर सकते हैं, आवेशित किया जाता है। आवेशित किया जाता है माने इसको आप चार्ज कर सकते हो और इसको आप चार्ज नहीं कर सकते हो। प्राइमरी सेल को आप चार्ज नहीं कर सकते हो और सेकेंडरी सेल को आप चार्ज कर सकते हो। ठीक ना प्यारे बच्चों। अब एक बात और समझते हैं, जो प्राइमरी सेल होता है, प्राइमरी सेल में आपका जैसे ड्राई सेल आ जाता है, शुष्क सेल आ जाता है। ठीक है ना। शुष्क सेल जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, प्राइमरी सेल होता है। और इसके अलावा इसमें इससे आ जाएगा आपका सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल ये आपका आ जाता है। वैसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता आप लोगों से कि प्राइमरी सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं, वो सब केमिस्ट्री में आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा हमने यहाँ पे जान लिया कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल क्या है। तो प्राइमरी सेल क्या होता है, जो रासायनिक ऊर्जा को केवल विद्युत ऊर्जा में बदलता हो उसे हम प्राइमरी सेल कहते हैं। इसमें अनुत्क्रमणीय क्रिया होती है जिसके कारण इसे आवेशित नहीं कर सकते हैं, जैसे शुष्क सेल। और द्वितीयक सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल वह होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को, किस ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, और विद्युत ऊर्जा को फिर रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, उसे हम कहते हैं द्वितीयक सेल। यह उत्क्रमणीय क्रिया होती है और इसे आवेशित किया जाता है, जैसे सीसा संचायक सेल। ठीक है ना बच्चों। तो आपको आशा करता हूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी समझ में आया होगा। ठीक। अब एक बात और नोट करके जान जाओ, ठीक। जो प्राइमरी सेल होता है, कौन सेल होता है, प्राइमरी सेल होता है। तो प्राइमरी सेल के लिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइमरी सेल।
पी सेल, प्राइमरी सेल, ठीक है ना। प्राइमरी सेल का जो प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है, तो प्राइमरी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है लिख देते हैं आरपी करके। प्राइमरी सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है इस सदैव सेकेंडरी वाले से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। तो कोई पूछे कि रेजिस्टेंस प्राइमरी का ज्यादा होता है कि सेकेंडरी का ज्यादा होता है, तो बाबू बताएगा कि प्राइमरी का जो होता है रेजिस्टेंस वो बहुत ही ज्यादा होता है, किसकी अपेक्षा, सेकेंडरी की अपेक्षा, ठीक है ना। तो इतना इस वीडियो में पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए आराम से। इसके बाद अगली वीडियो में इसके हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, और मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा।